हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वर्टिकल फार्मिंग। और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है और अभी ये इतना हम लोग का रिक्वायरमेंट क्यों है, ज़रूरत क्यों है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। हम लोग को जैसे कि पता होगा कि जिस तरह से कंट्री डेवलप कर रही है, तो अलग अलग नए नए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, अलग अलग मैकेनिज़्म आ रहे हैं जिसके थ्रू और रैपिडली हम लोग ग्रोथ कर सके। तो जिस तरह से हम लोग का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और फूड का डिमांड बढ़ रहा है, जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, उसमें भी हम लोग इतना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आजकल यूज करने लगे हैं कि वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐसा नया मेथड चाहिए था जिससे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कोप डेवलप कर सके, जिसमें हम लोग और भी क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। तो देखिए, एक अच्छा सा एक मेथड है वर्टिकल फार्मिंग। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अभी के टाइम में, प्रेजेंट में तब ये दिख रहा है, फ्यूचर में इसका आने वाला आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। ये ना सिर्फ आप देखेंगे रूरल एरिया में सक्सेसफुल होगा, बल्कि अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं। बताया जाता है वर्टिकल फार्मिंग 1915 में गिलबर्ट एलिस बैली ने ये कॉइन किया था, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है 1999 में प्रपोज किया गया था प्रोफेसर डिक्सन डिस्पोमियर के बारे में। उनका मानना था कि जो फ्रेश फ्रूट है वो जो अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको भी फ्रेश जो भी क्रॉप्स है या वेजिटेबल्स है उनको भी मिलना चाहिए। तो उनका बस सिंपल सा यही फंडा था कि हम लोग अर्बन एरिया में भी फूड ग्रो कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल आप न्यूज़ देखेंगे या फिर बहुत सारे बिल्डिंग देखेंगे जहाँ पे उसके कॉरिडोर में आप देखेंगे बहुत सारे गार्डनिंग किए हुए हैं, वर्टिकल गार्डनिंग किए हुए हैं। आपको आगे इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वर्टिकल गार्डनिंग में होता क्या है कि हम लोग अभी क्या करें, आपने जो भी खेती देखी होगी, हम लोग लैंड पे हॉरिजॉन्टली प्लांट को लैंड पे सोइंग करते हैं, उसके बाद उसको ग्रो करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग कि एक दीवार, जैसे मान लीजिए एक आपके घर के सामने या आपका रूम का जो दीवार है वो बाहर की तरफ है, उसी पे हम लोग प्लांट को लगा रहे हैं वर्टिकली, और जो भी उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सॉइल का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग प्लांट को ग्रो करें। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये एक पॉट का बना हुआ है वर्टिकल टाइप का। तो इसमें तो अलग अलग तरीका है, चलिए और अलग अलग इसमें जो टेक्निक है वो समझने का कोशिश करते हैं। तो मेनली देखिए वर्टिकल फार्मिंग में आपको एरोपोनिक्स दिख जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स दिख जाएगा, एक्वापोनिक्स दिख जाएगा। तब ये एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो देखिए एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि प्लांट को हम लोग सस्पेंड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, अगर मान लिया जाए आप कुछ भी टोमेटो लगा रहे हैं या पोटैटो लगा रहे हैं फील्ड में, तो उसमें सॉइल से वो क्या क्या लेता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर लेता है, यही सब रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग जो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल है वो देखिए पानी में यहाँ डाल दिए हैं और उसके थ्रू पंप कर रहे हैं, और सॉइल को आपका देख रहे हैं जो यहाँ पे क्रॉप है उसका जो रूट है उसमें रूट तक पहुँचा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो एक ग्रो करना चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में इस तरह हम लोग उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं न्यूट्रिएंट। दूसरा देखते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है, एकदम रूट सस्पेंडेड होता है। एरोपोनिक्स मतलब एयर, हवा में। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि सेम है कि जिस तरह प्लांट को चाहिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए, हम लोग सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, जो भी चाहिए होता है सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर यहाँ मिक्स्ड फॉर्म में करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स है सारा घोल मिला रहे हैं और सॉइल पे इसका देख रहे हैं, इसका रूट पे जो प्लांट का रूट है उस पर स्प्रे कर रहे हैं। तो जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारा फुलफिल हो रहा है प्लांट का, इसलिए ईजिली ग्रो कर जाएगा। इसको सॉइल का भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर फ्यूचर में आगे चल के आप देखेंगे धीरे धीरे जिस तरह एरेबल लैंड है वो भी उसका एरिया घट रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स क्या होता है, एक हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को कंबाइन करता है। अब बोलेंगे सर ये हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब होता है अब देखेंगे फिशिंग का। तो एक्वापोनिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लांट को वाटर न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे। यहाँ पे देखिए साथ साथ में जो पानी जो नीचे जार रखा हुआ था उसको भी हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हम लोग फिश कल्टिवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मछली डाले हुए हैं, तो साथ साथ में यहाँ प्लांट को भी ग्रो कर रहे हैं और फिश को भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, फिशेज, प्लांट्स, बैक्टीरिया सब कुछ एक साथ आपको दिखने को मिलेगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली जो वर्टिकल फार्मिंग के अंदर कैसे हम लोग कौन कौन से टेक्निक यूज कर रहे हैं
जिससे आने वाले फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा और जो जिस तरह लोगों का फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है वो भी बढ़ेगा। अब देखिए सिग्निफिकेंस वर्टिकल फार्मिंग क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे है कि देखिए अगर मान लिया जाए आप अभी अगर लार्ज स्केल पे कोई फार्मर को देख रहे हैं, वो अगर सॉइल लगा रहा है तो क्या हुआ, वैसा कुछ वेदर हो गया या सूखा पड़ गया, उससे क्या होता है किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे रिसेंटली, अभी तो ऐसा न्यूज़ नहीं है लेकिन आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाएँ तो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान ने सुसाइड कर लिया, किसी का लोन माफ़ नहीं हुआ तो उसने ये कर लिया, उसका फसल बर्बाद हो गया। तो ये सब रीजन क्या था, लार्ज स्केल पे फसल बर्बाद हो रहे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन टाइप का है कि ठीक है पूरा रिकवर नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो रिकवर हो जाएगा। अगर आपके पास गार्डन है, आप अपने छत पे, अगर आपका कॉरिडोर है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस एक डिज़ाइन प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए और आपका हो जाएगा। मोर वाटर एफिशिएंट। हम लोग अगर मान लीजिए खेत में है, आपने अगर गांव गए होंगे कभी, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल पानी पूरा खेत में हम लोग पूरा फ्लड कर देते हैं, उसको फ्लड मेथड बोलते हैं। वही इरिगेशन का एक मेथड है फ्लड मेथड। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट है, देखिए वाटर रिक्वायरमेंट तो जो प्लांट का रूट है उसको चाहिए, लेकिन हम लोग पूरा फील्ड में पानी दे रहे हैं, तो इससे वाटर का वेस्टेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग जो है पानी वहीं पे दे रहे हैं जहाँ रूट है, तो वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है और हम लोग का प्लांट भी प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। तो देखें कितना फ़ायदा कर रहा है। हम लोग 95% तक वाटर का यूज कर रहे हैं, आप 95% वाटर यहाँ पे बचा ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वाटर को सेव कर रहे हैं। वाटर को सेव कैसे करें, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वाटर का होता है। आप देखेंगे पानी का अगर रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाटर को बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं। पानी का सेविंग बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग उतना इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, बेटर पब्लिक हेल्थ। इसमें देखिए हम लोग ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं। आप खेत में देखेंगे तो बहुत सारे आप पेस्टिसाइड यूज करें जो पर लोकेट होकर फिर वहाँ आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेट होकर पॉन्ड में, ग्राउंड वाटर में जाता है, वहाँ से मिलता है। फिर अगर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उसको तो आप बहुत सारे देखेंगे पेस्टिसाइड से। आप रिसेंटली न्यूज़ निकल के सामने आया कि कैंसर का भी एक वो कारण बन सकता है। पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू जो बचा हुआ, जो कभी आप ख़त्म नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो कैंसर का कारण बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो प्योरली न्यूट्रिएंट यूज करें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करें। पेस्टिसाइड हम लोग यूज करेंगे, सॉइल रहेगा तभी तो सॉइल से फिर वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सॉइल बॉर्न डिजीज़ होंगे, इंसेक्ट पेस्ट आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉइल यूज ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखेंगे एक मेथड है हम लोग वाटर यूज करें, एक मेथड में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो ये सब आप देखेंगे तरीका है मतलब इसको प्रमोट करने का, और देखेंगे ये किस तरह से ये आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है कंपेयर टू उससे आपको फ़ायदा भी है। और दूसरा इसका आप इम्पोर्टेंस ये भी देखेंगे कि आप इसको अर्बन एरियाज़ में भी लगा सकते हैं, चाहे वो अपने बिल्डिंग के आसपास हो। आप अपने इसका फ़ायदा ये है कि ग्रीनरी भी रहेगा, प्लस थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। एम्प्लॉयमेंट लास्ट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एम्फेसिस दैट प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन हैज़ द पर्सन। यहाँ पे देखिए जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का क्या हो गया, यही जिसका मतलब ये है कि हम लोग एक डिजाइनेटेड थ्रू से हम लोग इसको कल्टिवेशन कर रहे हैं। इसका ज़्यादा हम लोग ओपन फील्ड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आता है किसान के लिए या एग्रीकल्चर में जो काम करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि वो अपने फार्म बना के अलग तरीके से आप इसको फार्मिंग कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं आसपास के एरिया में। अब इसके लिए तो ज़रूरत ऐसा है नहीं कि हम लोग को चलिए ठीक है, अगर हम लोग सोचते हैं वेजिटेबल ग्रो करना तो चलिए यहाँ से सिटी से, अगर आप सिटी में रहे तो 20 किलोमीटर दूर साइड में एक ज़मीन लेना पड़ता है जहाँ पे खाली जगह, वहाँ से फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ेगा क्योंकि वापस आपको बैक टू सिटी लाना है फ्रूट्स को सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप आसपास ही ग्रो कर सकते हैं। एक बस आपको इसमें क्या लगेगा, हल्का सा प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में आपको जो इसका देखेंगे सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कॉस्टली लग सकता है, लेकिन बाद में इसका देखेंगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है एग्रीकल्चर क्रॉप का, जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो भी देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, तो इससे हो रहा है क्या, और हम लोग के पास लैंड लिमिटेड है, तो आने वाले टाइम में इसका आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्कोप होगा वर्टिकल फार्मिंग का। और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।